Assalamu alaikum dear student, today we will going to start third chapter of science, force and pressure. Student, what is force? Force means power. Force means power. And pressure means something press. हम किसी चीज़ पे प्रेस करते हैं ना, दबाव देते हैं, उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं. ठीक है. नाउ लेट वी डू व्हाट इज फोर्स. A stationary object on which no force is acting remains stationary. An object is in motion continue to move with same speed and direction when no force is acting on the object. This is Newton law, first law of motion. See student, कोई भी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कोई भी एक चीज़, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिस पे फोर्स एक्ट नहीं करता है, मतलब उससे कोई पावर नहीं कर आता है, तो मतलब क्या होता है? वो स्टेशनरी सेम रहेगी, मतलब वो मूवमेंट नहीं करेगी, इट विल नॉट मूव. ओके. एन एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन कंटिन्यू टू मूव विद द. अगर कोई ऑब्जेक्ट जो फोर्स करके हम उसको मूव कर रहे हैं, उसकी स्पीड भी सेम रहेगी और उसका डायरेक्शन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा. ठीक है. लेकिन उस पर क्या रहेगा? फोर्स अप्लाई नहीं होगा, फोर्स एक्टिंग नहीं रहेगी. इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन, मतलब एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट कर रहा है अपने पोजीशन पे, इट विल बी सेम स्पीड, इट विल बी सेम स्पीड. ओके. वो क्या रहेगी? स्पीड उसकी सेम रहेगी. देखो स्टूडेंट, नाउ आई विल सी दिस पिक्चर. यू कैन सी दिस पिक्चर ना. वन पर्सन इज पुशिंग द कार. ठीक है. वन बॉय इज यस pushing one dog. One boy is kick the football. Okay, understood? Come on, next we are going to see contact and non-contact force. Student, now we had seen this figure now. Which figure? This one, 3.1. A car move in forward direction when a man apply force from behind. क्या बोला है? आपने देखा ना कि किस तरीके से अभी एक जो आदमी है पीछे से गाड़ी को धक्का दे रहा है, तो गाड़ी क्या हो रही है? आगे बढ़ रही है. ओके. द रेगुलेटेड डॉग इज बीइंग पुल्ड बाय हिज मास्टर. एक लड़का जो है वो अपने कुत्ते को क्या कर रहा है? खींच रहा है. अ बॉय प्लेइंग फुटबॉल इज किकिंग द बॉल अवे. ठीक है. वो क्या कर रहा है? फोर्सली अपने बॉल को क्या कर रहा है? किक कर रहा है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस? आपको क्या समझ में आया? अ फोर्स एक्ट ऑन टू बॉडीज थ्रू एन इंटरैक्शन बिटवीन दैम. फोर्स जो है वो दो चीज़ पे लग रही है, दो चीज़ की वजह से हो रही है. एक जो फोर्स कर रहा है, दूसरा जिस पे फोर्स हो रहा है. समझ में आया? मतलब अगर ये आदमी फोर्स नहीं करेगा तो गाड़ी पे फोर्स जाएगा क्या? नहीं. क्या गाड़ी आगे बढ़ेगी क्या? नहीं. ये लड़का जो है फुटबॉल को किक मार रहा है, अगर वो किक जो मतलब जो उसकी लेग से फोर्स नहीं जाएगा तो क्या वो फुटबॉल को किक मार सकेगा? नहीं. Understood? Now students, see 3.2 figure is there. The iron nail get attracted of two of the poles of magnet due to the magnetic force. है ना स्टूडेंट? आपको मालूम है ना ये मैग्नेट है और मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, है ना. इस अगर कोई भी मैग्नेट पे मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से कुछ भी चीज़ उसको अट्रैक्ट होती है, उस पर चिपक जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. समझ में आया? Now, a coconut is falling from the coconut tree. क्या बोला है? ये कोकोनट जो है वो कोकोनट ट्री से क्या हो रहा है? गिर रहा है. नारियल जो है नारियल की झाड़ से क्या हो रहा है? गिर रहा है. ऑब्जेक्ट आर अट्रैक्ट टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. है ना. ग्रेविटी, अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना. तो क्या हो रहा है? वो जो नारियल ऊपर से गिर रहा है वो नीचे आ रहा है. समझ में आ रहा है? When the comb get rubbed against the hair, small piece of paper kept on the table are attached to the comb. है ना स्टूडेंट? क्या बोला है कि देखो आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा काफ़ी टाइम कि अगर आपने अपने सर पे जो कंघी होती है, कोम होता है, उसको काफ़ी देर तक
क्या करेंगे आप, रब करेंगे। तो और वही रब कोम को आप कोई टेबल पे का कुछ कागज़ रखा हुआ है उसके ऊपर ऐसा उसके ऊपर रखोगे तो क्या होएगा, वो कागज़ जो है वो यस वो कोम के ऊपर चिपक जाएगा, है ना। ट्राई करो आप लोग ये एक्सपेरिमेंट। द कोम हैज़ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, क्या बोला है, कोम के पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होता है। एंड देयर इज इंट्यूस अपोजिट चार्ज ऑन द पीस ऑफ द पेपर, और क्या करता है बेटा, वो इंट्रोड्यूस करता है मतलब अट्रैक्ट करता है, उसके अपोजिट पे जो चीज़ें होती है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पे ऑफ द चेंज अपोजिट चार्ज ऑन द पीस ऑफ पेपर एंड पीस ऑफ स्टिक ऑन द कोम। और इससे क्या होता है, कोम पे जो अपोजिट डायरेक्शन में जो भी चीज़ें हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या करता है, अपने आप खींचने की कोशिश करता है। समझ में आया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। समझा बेटा। 3.1 is a force is seen to and act through the direct contact of object vice one more objects। स्टूडेंट क्या बोला है, 3.1 में हमने देखा ना वो गाड़ी वाला पिक्चर, वो डॉग वाला पिक्चर और फुटबॉल वाला पिक्चर, उसमें ये बोला है कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, कांटेक्ट हो रहा है ना, डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है कि नहीं, गाड़ी को फोर्स कर रहा है एक आदमी, कुत्ते को खींच रहा है एक लड़का, फुटबॉल को मार रहा है एक बच्चा, तो ये क्या है, इसको बोलेंगे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को, कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आया। और फोर्स इज अप्लाइड बिटवीन two object even if the two object are not contact, such force is called non contact force। अगर कोई भी अगर कोई दो चीज़ पे फोर्स अप्लाइड होता है लेकिन वो दो चीज़ बिल्कुल भी एक दूसरे से क्या नहीं हो रहे हैं, कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स। जैसे हम लोग 3.2 में देखा, समझ में आया, 3.2 में देखा ना हम लोग ने, क्या देखा कि जो मैग्नेटिक जो आयरन है वो नेल को खींच रहा है अपने पास, फिर जो कंगई है वो कागज़ की पेपर को अपने पास खींच रहा है, और नारियल जो है वो ज़मीन पे गिर रहा है, तो ये सब क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्स। समझ में आया दोनों भी, ओके। आगे देखेंगे। द मस्क्यूलर फोर्स इज एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स। मस्क्यूलर क्या है, एग्जाम्पल है किसका, मस्क्यूलर फोर्स मालूम है ना, यस, एंड इट इज अप्लाई टू द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ द मसल्स, है ना। मस्क्यूलर फोर्स किसको बोलते हैं, जो मसल से अप्लाइड करते हैं फोर्स को, ठीक है। इट अप्लाइज इन द सेवरल केसेस, बहुत सारे चीज़ों में होता है, सच एज देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिफ्टिंग, पुशिंग, पुलिंग, ठीक है, लिफ्ट करना, पुशिंग करना, पुलिंग करना, ठीक है। चलो, ऑन द कॉन्ट्रेरिटी, यस, कॉन्ट्रेरिटी मतलब बेटा कंप्लीटली ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट फोर्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट में नहीं आते, इसके लिए क्या है, ये है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अंडरस्टूड माय स्टूडेंट। चलिए, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट। While a ball is kept on the table and push a little, क्या बोला है, एक बॉल जो है टेबल पे अगर रखते हैं और थोड़ा सा पुश करते हैं, इट मूव अ हेड, है ना, वो थोड़ा हिलता है, एंड गेट स्लो एंड स्टॉप, थोड़ा हिलता और क्या होता है वो, यस, स्टॉप हो जाता है अपने आप। अ कार रनिंग ऑन द प्लेन रोड ट्रेवल सम डिस्टेंस, एक गाड़ी जो है जो रास्ते प्लेन रास्ते पे क्या हो रही है, चल रही है, और वो क्या हो रही है, रुक जाती है। आफ्टर इंजन इज स्विच ऑफ, क्या होता है, इंजन जब स्विच करता है ना, गाड़ी अगर हम लोग बंद कर देंगे तो गाड़ी रुक जाती है, राइट ना। दिस इज बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड ऑब्जेक्ट इन अ मोशन। ये क्यों हुआ बेटा, ये इसलिए हुआ कि ग्राउंड सरफेस और कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, मतलब ये जो कनेक्शन होता है सरफेस और कोई भी चीज़ के ऑपोजिट में, ठीक है। इट इज़ एन रबिंग द सरफेस एंड द थिंग्स अगेंस्ट ईच अदर। अंडरस्टूड। इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता है, द ऑब्जेक्ट वुड हैव रिमेन इन द मोशन, मतलब जैसा है वो वैसे ही रहेगा, बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। द फ्रिक्शन फोर्स इज़ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ, क्या बोला है, फ्रिक्शन फोर्स जो है हम आजकल डेली लाइफ में बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन फोर्स इज़ वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ वाइल वॉकिंग,
वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड विथ आवर फीट, है ना। जब हम लोग चलते हैं, ये हमारी डेली लाइफ का रूटीन है चलना। अगर हम चलते हैं तो क्या होता है, क्या होता है बेटा, हम चलते हैं तो हम ज़मीन को क्या करते हैं, अपने पैरों से पीछे ऐसा करके फिर हम आगे कदम रखते हैं, है ना। All the object in motion have frictional force acting on them, which is acting in the direction opposite to the direction of motion। देखो स्टूडेंट क्या बोला, ये जो अगर फ्रिक्शन फोर्स, जो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पे मोशन चालू हो जाता है और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो चालू हो गया, वो एक्टिंग कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स किसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, ग्राउंड एंड एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर होता है, दोनों में क्या होती है, यस दोनों में तालमेल हम बोल सकते हैं, चलती रहती है, ठीक है। और ओके आगे देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट वन टेंड टू स्लीप ओवर अ बनाना पील ऑफ द स्ट्रीट। आपने देखा होगा ना, कभी कभी क्या होता है, बोलो यस, एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि केले का छिलका खा के किसी ने फेंक दिया ज़मीन पे और कोई बिना देखे उस पर क्या रख दिया, पैर, तो क्या हो गया, गिर जाता है ना वो। सिमिलरली वन कैन स्लीप ड्यू टू मड, मिट्टी, गिली मिट्टी, कभी चिकनाहट वाली मिट्टी होती है तो कभी कभी हम मिट्टी पे पैर रखने से भी क्या हो जाते हैं, फिसल जाते हैं। बोथ दीज एग्जाम्पल्स ऑकर ड्यू टू द रिड्यूस फ्रिक्शन। इसे ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है उसका पावर क्या हो गया, कम हो गया। समझ में आया। मेक अ लिस्ट ऑफ सम मोर एग्जाम्पल इन विच कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाइड। ये बेटा आप लोगों को स्कूल में टीचर कराएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं। टेक 2 प्लास्टिक बॉटल विद द रेक्टेंगुलर शेप बोला है, ओके। क्लोज द देयर ओपनिंग बाय फिटिंग द ली टाइटली। उनका जो ऊपर का जो बॉटल का जो ओपनिंग एरिया होता है ना, उसको बंद करने बोला है किसी भी चीज़ से। कीप 2 स्मॉल बार मैग्नेट ऑन दैम। उसके ऊपर एक ना छोटा सा मैग्नेट बार रख दो दोनों बॉटल के ऊपर, ठीक है। फिक्स दैम नीटली यूजिंग द स्टिकिंग टैप। टैब लगाना, वो जो बॉटल के ऊपर आप क्या करोगे, टैब लगाओगे। फिल अ प्लास्टिक बिग प्लास्टिक ट्रे विद द वाटर एंड लीव द 2 बॉटल्स। एक बड़े से ट्रे में ना बोला है पानी भरो और पानी भरने के बाद ये दोनों बॉटल को उसके ऊपर रख दो। टेक 1 बॉटल नियर अदर, बोला है क्या, एक जो बॉटल एक दूसरे के नज़दीक लेके आओ। इफ द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नियर टू साउथ पोल ऑफ द बॉटल ऑफ द अदर मैग्नेट, द बॉटल विल टूवर्ड्स ईच अदर, है ना। अगर दोनों के ऑपोजिट डायरेक्शन, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डायरेक्शन होगा तो एक दूसरे से क्या होंगे, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट होना चालू करेंगे, नज़दीक आएंगे। बिकॉज अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। क्या बोला है, जो अनलाइक पोल होता है मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन वाला जो पोल होता है वो क्या होता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, नज़दीक आते हैं, अटैच होते हैं। ऑब्जर्व दैट व्हाट विल बी हैपन व्हेन डायरेक्शन ऑफ बॉटल आर चेंज। अगर देखो बॉटल की डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या होगा, वी कैन ऑब्जर्व चेंज इन मोशन ऑफ द बॉटल। हम लोग क्या देखेंगे कि बॉटल की जो मोशन होती है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। उनके बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है लेकिन क्या हो जाएगा, मोशन चेंज हो जाएगा। इट मीन्स दैट देयर एग्जिस्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 मैग्नेट। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों के बीच में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ में आई बात। नाउ अगेन सी समथिंग, यूज योर ब्रेन, आप वो देख लेंगे। नाउ वी विल गोइंग टू सी द न्यू टॉपिक, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं। समझ में आया। इसके पहले हमने क्या पढ़े थे, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अंडरस्टूड। सी सम एक्सपेरिमेंट इज गिवन टू यू, ट्राई दिस करके बोला है। Take a cardboard box, tie thick string to its 2 sides and keep it on the smooth table shown in the figure 3.4। सी देखो एक टेबल लेने बोला है और उसमें क्या बोला है, आपको 2 ऐसे धागे बांधना है, 2 साइड पे आपको रखना है स्मूथ, ठीक है। एक टेबल जो स्मूथ होना चाहिए, रफ टेबल नहीं, स्मूथ टेबल, और सेम उनकी हाइट जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला है, कीप इक्वल मासेस ऑन द बोथ द पेन। आगे टाई वेटिंग पेन ऑन द इक्वल मासेस ऑफ द, देखो बोला है यहाँ पर देखो किस तरीके से 2 पेन लगाया गया है, ठीक है। और उसमें बोला दोनों भी क्या करो, एक इक्वल
मेजर्स रखो, है ना, वो मापने के लिए जो आता है, जो आप वेजिटेबल्स देखते हैं जो लोग, यस दे यूज़ फॉर दैट, दोनों पे पेन पे क्या रखना है, दोनों आप वेट रख दो, ठीक है, किलो रख दो, दोनों किलो सेम सेम रखो, तो क्या होएगा, इफ़ मोर मास देन बॉक्स डज नॉट मूव ऑन द टेबल, बॉक्स जो है, जो बॉक्स रखा हुआ है टेबल के ऊपर, वो हिलेगा क्या, वो नहीं हिलेगा, इट नॉट बी मूव, क्योंकि दोनों पेन में क्या है, इक्वल वेट है, दोनों पेन में इक्वल वेट रखा हुआ है। इफ़ मोर मास इज केप्ट इन वन पेन देन इन अदर, द बॉक्स स्टार्ट मूविंग द डायरेक्शन दैट द पेन। अब क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि अगर सपोज मैंने एक पेन में ज़्यादा वज़न रख दी तो क्या होगा, क्या होगा बोलो, बॉक्स जो है वो मूव करने लगेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पर ज़्यादा वज़न है। समझ में आई बात। इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन बोथ पेन व्हेन इक्वल मासेस के आर केप्ट इन देम। क्या बोला है, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है जब दोनों के पास क्या है, इक्वल मेजर है, दोनों के पास इक्वल क्या है, बोलो इक्वल क्या है, वेट है। दिस मीन्स बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन बॉक्स। इसका क्या मतलब है, दोनों, अगर दोनों के पास बराबर वजन है तो जो फोर्स है वो कैसा है, बैलेंस है, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब किसको बोलते हैं स्टूडेंट, ऑपोजिट, कंप्लीटली ऑपोजिट। अगर इसका ऑपोजिट हम देखेंगे कि ओके, इफ मोर मास इज केप्ट ऑन द पेन देन द अदर, द बॉक्स स्टार्ट मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पेन विद द मोर मासेस, है ना। अभी हमने क्या देखा कि जहाँ ज़्यादा वजन रखा हुआ है बॉक्स, उस जगह पे क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। व्हेन अनइक्वल फोर्स आर अप्लाइड टू बॉक्स ऑन द टू साइड एंड अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स रिजल्टिंग द इम्पैक्टिंग मोशन ऑफ द बॉक्स। अगर फिर क्या बोला, जहाँ पर मास या मेजर्स जो है या फिर वज़न बराबर नहीं है तो वहाँ पर क्या है, अनबैलेंस फोर्स है। सिंपल बताती हूँ मैं आपको अभी तरीका। एक टेबल लो, दो आप साइड धागा बांधो, लंबा सा धागा छोड़ दो और दोनों कोने पे क्या करोगे, धागे के आप कोई भी चीज़ आप बॉल बांध दो, ठीक है। अब देखो बॉल, जब दोनों के बॉल के मासेस सेम रहेंगे, वजन सेम रहेंगे, आपका जो बॉक्स रखा है टेबल के ऊपर वो हिलेगा नहीं। लेकिन अगर तुमने एक साइड में बड़ा वाला बॉल रखोगे, दूसरी साइड छोटा बॉल रखोगे, तो क्या होएगा, जहाँ पर ज़्यादा वजन है बॉक्स उस तरफ पे घूमेगा। इसका क्या मतलब है, सेम वजन है तो क्या होगा, बैलेंस फोर्स, और वजन ज़्यादा है एक जगह पर, एक जगह पे कम वजन है तो क्या है वो, अनबैलेंस फोर्स। समझ में आई बात। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चिल्ड्रन प्लेइंग टग ऑफ वॉर पुल द रोप इन द रेस्पेक्टिव डायरेक्शन। टग ऑफ वॉर खेलो कि नहीं स्कूल में, तो टग ऑफ वॉर क्या है, टग ऑफ वॉर अपन खेलते तो क्या करते हैं, अपनी तरफ हम लोग खींचते हैं ना रस्सी को। इफ द पुल ऑफ द फोर्स इज इक्वल ऑन बोथ साइड, अगर दोनों साइड से, दोनों साइड में अगर बराबर के प्लेयर्स है और दोनों साइड बराबर जो प्लेयर्स अपनी ताकत को लगा के खींच रहे हैं, ठीक है, द रोप डज नॉट मूव। रोप हिलेगा क्या, जो रस्सी है बड़ी वाली वो हिलेगी क्या, बिल्कुल नहीं। द फोर्स, इफ द फोर्स इज मूव ऑन वन साइड द रोप मूव ऑन दैट डायरेक्शन। अगर एक साइड समझो कि फोर्स ज़्यादा देके एक साइड हम लोग खींच रहे तो रस्सी भी जो है वो साइड चले जाएगी, है ना। दिस मीन्स दैट इनिशियली द टू फोर्स आर बैलेंस, द रोप मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स देन व्हेन द फोर्स बिकेम अनबैलेंस। अब जब हम दोनों के पास सेम फोर्स था इसीलिए वो फोर्स बैलेंस हो गया, जहाँ फोर्स ज़्यादा लग गया तो वहाँ पर क्या हो गया, दोनों के बीच में अनबैलेंस फोर्स हो गया। समझ में आई बात। लेट अस सी वन मोर एग्जाम्पल। चलो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। व्हेन बिग ग्रेन storage container is required to slide on the ground, it became easier if one person push it rather than the two person push rather than the one person. When force is applied by both in same direction, the movement is easy. You may have experienced this. What do you understood from this example? चलो अब सिंपल एक चीज़ बता दूँ। बहुत बड़ा एक ग्राउंड पे एक सामान रखा हुआ है ज़मीन पे, ठीक है। अब उस ज़मीन पे तुम अकेला इंसान नहीं उठा सकते हो, उठा सकते हो क्या, नहीं। अगर उसी जगह पे एक और बंदा आपके साथ आ गया और उसने वो सामान को उठाने की कोशिश की, आपका भी फोर्स लग रहा है, वो सामने वाले बंदे का भी फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, वो आसानी से उठ के मतलब उठा सकते हैं हम उसको, है ना।
समझ में आ रहा है? मतलब कि जब हमारे पास फोर्स सेम रहता है तो क्या होगा, इजीली मूवमेंट हो सकता है। अंडरस्टूड है ना? चलिए, नाउ फर्स्ट, several forces are applied on an object in same direction. A force equals to the additional act on the object. क्या बोला है कि अगर ज़्यादा सेवरल फोर्स मतलब बहुत सारा फोर्स अगर हम एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे तो फोर्स क्या है, एडिशनल हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। इफ फोर्स आर अप्लाइड, टू फोर्स आर अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट, क्या बोला है, अगर दो लोगों ने को फोर्स किया, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट को और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, तो फोर्स विल बी इक्वल एंड डिफरेंट एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना? अभी एक टेबल उठाना है मुझे, एक साइड की टेबल पे आपका एक फ्रेंड है और एक साइड पे आप खड़े हो। अब आप टेबल उठाओगे तो क्या होएगा, दोनों का फोर्स सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है ना? If force is expressed in a magnitude and direction, the force is vector quantity. Vector quantity किसको बोलते हैं स्टूडेंट? कि दोनों साइड that has both side and direction, दोनों साइड का साइड भी दोनों की सेम है और डायरेक्शन दोनों का भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चलो, नाउ नेक्स्ट वी गो टू द पॉइंट, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट मूव्स, इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज। क्या बोला है कि अगर फोर्स है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हम लोग फोर्स करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को फोर्स करते हैं तो उसकी स्पीड और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना? सिमिलरली अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट, अगर हमको एक ऑब्जेक्ट को रुकाना है, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप ड्यू टू द फोर्स, ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है। वाई, देखो एक एग्जांपल दिया, वाई नीडिंग अ ड मेड फ्रॉम द फ्लावर, द ड चेंज इट्स शेप व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, है ना स्टूडेंट? आपने देखा है ना, वो मम्मी घर में आटा गूंथती है रोटी बनाने के वक्त, तो वो पहले एक फ्लावर होता है, बाद में हम उसको पानी लगा गूंथते हैं, जितने जैसा गूंथते हैं तो उसका जो शेप होता है उस आटे का वो भी क्या होता है, चेंज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, है ना? अ पॉटर अप्लाई अ फोर्स इट स्पेसिफिकली डायरेक्शन वाइल शेपिंग द पॉट, है ना? एक पॉटर मालूम है ना, जो मटका बनाता है, जो मट्टी से जो सामान बनाता है, जो डायरेक्शन में अगर उसको शेप देना होता है तो उस डायरेक्शन, उस जगह, उस फोर्स से क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है। राइट ना स्टूडेंट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? कि अगर एक पॉटर फोर्स लगाता है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में तो उसका शेप क्या होता है, चेंज हो सकता है ना? रबर बैंड व्हेन स्ट्रेच एक्सपांड, दे आर मैनी एग्जाम्पल है। रबर बैंड को खींचो, जितना खींचोगे क्या हो जाएगा, वो एक्सपांड होता रहेगा, है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिया गया है। चलिए, नाउ वी विल सी इनर्शिया। इनर्शिया किसको बोलते हैं स्टूडेंट? लैक ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी की कमी, ठीक है? वी हैव सीन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स। हमने देखा ना कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपने क्या करता है, स्टेट को चेंज करता है, अपने स्टेट ऑफ मोशन को क्या करता है, वो चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट को क्या लगता है, फोर्स लगाया जाता है, ठीक है? इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स ही नहीं है, ऑब्जेक्ट एक्सहिबिट इन द टेंडेंसी टू रिमेन द एक्सिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। अगर फोर्स अप्लाइड ही नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट मूव होगा क्या? नहीं होगा, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है? चलिए देखते हैं एक्टिविटी क्या बोलता है। टेक अ पोस्ट कार्ड एंड कीप इट इन ऑन द ग्लास, कीप 5 रुपीज़ कॉइन ऑन इट। एक पोस्ट कार्ड लो और एक ग्लास के ऊपर रखो और 5 रुपये का कॉइन रखो, बोला है। नाउ सिल्कफुली पुश द कार्ड, आप कार्ड को अगर आराम से खींचोगे, द कॉइन स्ट्रेट अवे फॉल इन द ग्लास, है ना? कांच जो 5 रुपये आपने रखा है वो कार्डबोर्ड के ऊपर, तो क्या होएगा, वो गिलास के अंदर गिर जाएगा, ठीक है? चलिए, सेकेंड एक्टिविटी भी बोला गया है, हैव अ हाफ kg मास ऑफ स्टैंड, ठीक है? मास मतलब वजन होता है स्टूडेंट। विद द स्ट्रिंग 1
टाई अनदर स्ट्रिंग टू द मास एंड कीप इट इन हैंगिंग। एक स्टैंड में 2 स्ट्रिंग लगाओ, ठीक है, और दोनों पे मास लगाने बोला है, वजन लगाने बोला है। नाउ पुल द स्ट्रिंग टू विद द जग। क्या बोला है, जग से आप वो स्ट्रिंग को क्या करो, खींचो। द स्ट्रिंग ब्रेक, क्या हो जाएगी, सेकेंड स्ट्रिंग जहाँ जो जिस पे मास है वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा खींचने से। हैवी मास डज नॉट मूव, जो मास होता है अगर हैवी होता है वो हिलता नहीं है। जब फोर्स नहीं अप्लाई होगा तो वो कोई भी वजन वाला मास जो है, ऑब्जेक्ट जो है, वो क्या नहीं होगा, वो मूव नहीं होगा। नाउ पुल सेकेंड स्ट्रिंग टू स्लोली द स्ट्रिंग 1 ब्रेक, है ना। अगर हमने सेकेंड धागे को खींचा तो क्या होएगा, पहला वाला धागा टूटेगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा क्या हो गया, फोर्स चला गया, है ना, उसके ऊपर ज़्यादा मास चला गया, प्रेशर आ गया, इसकी वजह से वो धागा भी क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देते हैं प्रेशर। You must have observed the tires of 2 wheelers and 4 wheelers getting pressurized, है ना स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने प्रेशर के बारे में देखते हैं। प्रेशर क्या बोलता है कि तुमने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर्स की गाड़ी देखी है, देखते हो ना किस तरह से गाड़ी का प्रेशर आता, तो जो टायर है वो कैसा दबाव में आ जाता है। इंडिकेटिंग डायल और डिजिटल मीटर शोइंग द डिजिटल रीडिंग ऑफ द प्रेशर, है ना। आपने देखा हो कोई डिजिटल प्रेशर की मशीन भी होती है, ठीक है। द मशीन विल फील द प्रेशर एंड टू सर्टन वैल्यू, ठीक है। यू आर अवेयर दैट फोर्स हैज़ टू अप्लाइड फॉर द फीलिंग द एयर इन द बाईसाइकिल टायर विद द हैंड प्लग, है ना। क्या बोला आपने, वो देखा है क्या किसी साइकिल की टायर में अगर हवा ख़त्म हो जाती है तो आप लोग एक हैंड प्लम से उसको क्या करते हो, हवा भरते हो उसके अंदर, उसमें क्या लगता है, उसमें आपका क्या लगता है, फोर्स लगता है। यू अवेयर दैट फोर्स हैज अप्लाइड फॉर द फीलिंग द एयर इन द बाईसाइकिल टायर विद द हैंड प्लम। बाय अप्लाइंग फोर्स एयर प्रेशर इज इंक्रीज, है ना। जब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं ज़्यादा तो हवे में प्रेशर बढ़ता है। समझ में आई बात। एंड देन एयर इज पुश इनटू द टायर, और जो हवा है वो क्या हो जाता है, क्या होता है, टायर के अंदर चला जाता है। ओके, आर फोर्स एंड प्रेशर रिलेटेड, क्या फोर्स और प्रेशर रिलेटेड है, हाँ बेटा, जब दोनों फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा तो प्रेशर भी उतना आएगा। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 3 बोला गया आपको करने के लिए। सी क्या बोला गया एक्टिविटी 3 में, टेक सम शार्प पॉइंट नेल एंड पुश देम इनटू द वुडन प्लग बाय हैमरिंग ऑन देयर हेड। क्या बोला है, नेल्स लो और एक वुडन प्लग पे क्या करो, रख दो और उसको मतलब बोलते हैं ना, खिल्ला जो है वो एक लकड़े के अंदर बोला है लगा दो। नाउ टेक अ नेल एंड होल्ड इट विद द हेड ऑन द प्लग एंड हैमर it down from the point ended. When the pressing the drawing pins into the drawing board they get into the board easily. स्टूडेंट क्या बोला देखो अच्छे से, जहाँ पर उसका हेड होता है उससे आपको क्या बोला है, हैमरिंग करो, हथौड़ी से एक वुडन पे क्या करो, उसको लगाओ, ठीक है। अब एक दूसरा नेल लो और उसको उसके हेड को क्या करो, उसके हेड से आप हैमर करने जाओ, जहाँ पर पॉइंट होता है ना, पॉइंट से आप हैमर करने जाओ। तो बेटा हेड वाली चीज़ अंदर जाएगी या पॉइंट वाली चीज़ अंदर जाएगी, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। एक नेल लो, एक आप कील लो और हथौड़ी से उसको आप डालो तो जो पॉइंट हिस्सा है वो जल्दी अंदर जाएगा, राइट ना। और अगर आपने पॉइंट हिस्से को ही आप हैम करोगे और जो उसका हेड होता है गोल वाला वो कोशिश करोगे दीवार के अंदर डालने के लिए, क्या वो अंदर जाएगा, क्या नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो, सी यहाँ पर टाइप ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है। इनर्शिया मतलब चेंज नहीं होना, ठीक है, जहाँ पर बहुत एनर्जी की कमी होती है और वहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है। तो फर्स्ट दिया हुआ इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज
its state due to rest due it is of its state rest due to its inherent property. इनहेरिटेड प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं बेटा? कुछ भी बेसिक परमानेंट पार्ट जो है किसी चीज़ की कभी भी चेंज नहीं होती है, वो मूव नहीं होती है. अगर एक ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है वो कभी चेंज नहीं होगा, उसका रेस्ट मोशन क्या होगा? चेंज नहीं होगा. ठीक है. सेकेंड क्या बोला है? इनर्शिया ऑफ मोशन. इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज, इट कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. एक प्रॉपर्टी है जिसका मोशन चेंज नहीं होता है, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता है, तो वो भी चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल दिया, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूज टू रिवॉल्व इवन आफ्टर द स्विच ऑफ. है ना बेटा? आपने अपने घर के पंखे देखे होंगे, अब वो चलता रहता है और सडनली आप पंखा बंद करोगे तो भी वो चलता रहता ना थोड़ी देर तक, तो स्लो स्लो होता रहेगा. बट ओके, पैसेंजर्स सिटिंग इन द रनिंग बस गेट जग इन टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ बस सडनली स्टॉप. है ना? अगर एक बस में अगर हम लोग बैठे रहते हैं तो क्या होता है, सडनली अगर बस जो है वो ब्रेक लगाती है तो हम भी आगे की तरफ क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं. है ना? आगे की तरफ क्या हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं. ठीक है. इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. अब नेक्स्ट क्या है? डायरेक्शनल इनर्शिया. इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसमें क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ही नहीं होता है. एग्जाम्पल दिया हुआ, व्हीकल इन मोशन अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन सडनली टर्न्स द पैसेंजर सिटिंग इन द थ्रोन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टर्निंग. है ना? जब बस जो है टर्न करती है तो क्या होता है स्टूडेंट? आपकी बॉडी भी टर्न होना स्टार्ट हो, जिस तरह जो डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन में क्या होता है? चेंजेस हो जाती हैं. आई बात समझ में? चलिए अभी हम नेक्स्ट देखेंगे. What does this example simple experiment tells? जो हमने भी देखे उसका मतलब क्या होगा? The nail easily penetrated into the wood from the point of end. यही मैंने बताया कि अगर पॉइंट हिस्से से अगर आप हैमर करोगे तो वो नेल अंदर नहीं जाएगा, लेकिन जब फ्लैट हिस्से से आप उसको हैमर करोगे तो क्या होएगा? वो अंदर चला जाएगा. देखो एक एग्जाम्पल बोला है, इट इज़ ईजी टू कट वेजिटेबल फ्रूट विद अ शार्प नाइफ. है ना? कोई धार वाली चाकू से अगर आप फ्रूट वेजिटेबल काटोगे तो वो आसानी से कट जाएगा. एंड बलेंड लाइफ डज नॉट वर्क. अगर जहाँ पर धारी नहीं है, ठीक है, बलेंड लाइफ किसको बोलते हैं पता है ना? जो आप बटर लगाने के लिए जो नाइफ यूज़ करते हैं, बटर नाइफ बोलते हैं, वो होता है जिसपे बिल्कुल शार्पनेस नहीं होती. अगर आप वो यूज़ करोगे तो क्या आपका वेजिटेबल और फ्रूट्स कटेगा? क्या नहीं कटेगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. फोर्स एक्सर्टेड पर्टिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. फोर्स उसी जगह पे होता है जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है. ठीक है. देखो प्रेशर का एग्जांपल दिया, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. फोर्स का प्रेशर का क्या फॉर्मूला है? फोर्स अपॉन फोर्स विल बी डिवाइडेड, अपॉन मीन्स डिवाइडेड, एरिया ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड. यूनिट ऑफ प्रेशर, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन. एन क्या बोला है? देखो एसआई का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है. एरिया इज मेजर इन मीटर स्क्वायर. स्क्वायर मीटर में क्या होता है? इसका एरिया मेजर करते हैं, मतलब हम लोग कैलकुलेट करते हैं. एंड एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर का क्या है? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर. एन स्क्वायर मीटर का क्या है ये? ठीक है. नाउ नेक्स्ट, it is known as the Pascal, PA. In the atmospheric science the unit of pressure is bar. 1 bar is equal to 10 raised to 5 PA. 10 raised to 5 PA in a scalar quantity. Scalar किसको बोलते हैं? having size but no direction. साइज होती है बट डायरेक्शन नहीं होता है. समझ में आया? स्केलर क्वांटिटी. इफ एरिया इंक्रीज द प्रेशर रिड्यूस. क्या बोलता है स्टूडेंट? यस ना? अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, और एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है. एग्जाम्पल दिया हुआ है, ड्यू टू नेचुरल एडेप्शन द बॉटम सर्फेस ऑफ कैमल फीट आर ब्रॉड, हैंस कैमल वेट इज एक्सर्टेड ऑन द लार्ज एरिया.
एंड द प्रेशर ऑन द सैंड इज रिड्यूस। पता है ना आप लोगों को, जो कैमल्स होते हैं उसके फीट पे क्या लगाया जाता है, बोलो यस। तो अगर कैमल का फीट जो है ज़्यादा क्या है, उसका पंजा जो है ज़्यादा फैला हुआ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कम लगता है। समझ में आया? दैट इज़ वाई कैमल फीट डज नॉट पेनिट्रेटेड इनटू द सैंड एंड इट बिकेम इजी टू वॉक। इसीलिए जो पंजा होता है ना, वो जो है वो मिट्टी के एकदम अंदर नहीं जाता है और वो आसानी से क्या होता है, वो चल सकता है कैमल। समझ में आई बात? प्रेशर ऑन बो ऑन सॉलिड। चलिए प्रेशर ऑन सॉलिड देखते हैं। एरिया प्रेशर, एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट कीप इन द एयर, है ना। जो हवा में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, हवा में ही ऑब्जेक्ट जो है वो हवा में होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स वी कैन से। हाँ, व्हेन अ वेट इज कीप्ड ऑन द सॉलिड, अगर सॉलिड जो है वेट रखा जाएगा, द प्रेशर क्या होगा, यूज ऑफ, जो प्रेशर है वो यूज हो जाएगा। एंड प्रेशर डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ वेट एंड कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू पोल्स। क्या बोला है, जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो डिपेंड करता है किस पे बेटा, वेट पे डिपेंड करता है और उस एरिया पे जहाँ पर प्रेशर लगने वाला है। ठीक है। डू द एक्टिविटी डिप्लीट इन 3.5 व्हाट इज सीन। चलो देखते हैं क्या देख रहा है एक्टिविटी। यू मस्ट हैव सीन वेजिटेबल वेंडर कैरिंग द बास्केट ऑन हर हेड। देखा है ना भाजी वाले को, आपने सर पे भाजी लेके घूमते रहते हैं। शी कीप्ड अ ट्विस्ट पीस ऑफ द क्लॉथ ऑन द हेड। आपने देखा है, सर और उसकी भाजी की टोकरी के बीच में वो लोग एक कपड़ा गोल करके रखते हैं। बिलो द बास्केट, हाउ डज इट हेल्प, वो क्यों हेल्प करता है, क्योंकि सर के ऊपर प्रेशर ना हो, और टोकरी में जितनी वेजिटेबल है उसका जो प्रेशर होगा वो सर पे ना होने की वजह से, नहीं लगने की वजह से, तकलीफ नहीं होने की वजह से वो लोग क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट और सर के बीच में क्या रखा, वो लोग ने एक कपड़ा रख दिया। ठीक है, सर बड़ा वाला गोल सा। When you stand a one place of a long time, अगर एक जगह पे आप काफ़ी देर तक खड़े रहते हो, how then we can sleep on the place of 8 and odd hours। अगर एक साइड हम सोते हैं तो क्या बोला है ना, कि एक ही कुछ मतलब ये एग्जांपल के साथ बताने का आपको मैं बता सकती हूँ कि अगर हम एक साइड छोटी सी एरिया में सोते हैं तो हम, अगर हम कुछ एरिया छोटी मिल गई तो हम एक साइड सोते हैं, अगर कोई एरिया बड़ी मिल गई तो हम आराम से सोते हैं, है ना। फॉर सिकिंग ऑन आइस व्हाट आर लॉन्ग फ्लैट स्टिक यूज, है ना। स्केटिंग करने के टाइम पे भी देखा होगा ना आपने कि लंबा सा एक लॉन्ग सा एक लेग बोर्ड होता है, जो उसके ऊपर आप खड़े होकर आराम से क्या करते हो, स्केटिंग कर सकते हो, है ना। प्रेशर ऑफ लिक्विड देखते हैं स्टूडेंट। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टेक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पीस ऑफ ग्लास ट्यूब ऑन विच अ रबर बलून्स कैन बी फिल्ड। एक प्लास्टिक बॉटल बोला है, ठीक है, और एक 10 सेंटीमीटर का एक लॉन्ग पीस लेना है ग्लास का, जिसके अंदर क्या है, रबर जो है, जो उसका रबर से उसके बॉटम को क्या करना है, बलून से फिल करना है। वार्म अप वन एंड टू द ग्लास ट्यूब, एक ग्लास दूसरे एक एंड से ग्लास ट्यूब को क्या बोला है, गर्म करने बोला है। जेंटली पुश इन द बॉटल एट द अबाउट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम। क्या बोला, पुश करने बोला है बॉटल को 5 सेंटीमीटर बॉटम से मतलब नीचे से। टू अवॉइड द वाटर लीकेज, क्या होता है, इससे पानी को वाटर लीकेज होने से बचा सकते हैं। अप्लाई मॉर्टन वैक्स ऑन द साइड ऑफ द ग्लास ट्यूब, बोला है क्या लगाने के लिए, ग्लास ट्यूब के साइड पे एक मॉर्टन वैक्स लगाने बोला है। मॉर्टन वैक्स को बोलते हैं स्टूडेंट, एक वैक्स आता है जो लिक्विड, जो लीकेज होता है ना, उसको रोक सकता है वो। नाउ फील द स्लोली इन द बॉटल एंड सी द हाउ बॉटल इज इन्फ्लेटेड। अब क्या बोला है कि स्लोली पानी जो है उस बॉटल में डाल दो, तो क्या होगा, वो बलून जो है वो क्या होगा, ब्लो करने लगेगा ना। What is observe the pressure of water act on the side of the bottle as well, मतलब जो प्रेशर है वो पानी में भी होता है। ठीक है स्टूडेंट, देखो ये एग्जांपल यहाँ पर ये जो है एक्सपेरिमेंट दिया गया है। अब हम देखेंगे सेकेंड एक्टिविटी में
टेक अ प्लास्टिक बॉटल, the presses it thick with the thick needles at the point 1 2 3 as shown in the figure। देखो ये राइट हैंड साइड में जो बॉटल है 1 2 3 करके बोला है कि क्या करने के लिए आपको उसमें खड्डा करने बोला हुआ है। फिल द वाटर बॉटल अप टू द फुल हाइट, पूरा बॉटल जो है पानी से भर दो। तो क्या होगा, क्या होगा बोलो बेटा। यस देखो, एज शोन इन द फिगर वाटर जेट गेट इन द सीन इमरजेंसी प्रोजेक्टिंग आउट, पानी बाहर आने चालू हो जाएगा जैसे पानी भर रहा होगा। द वाटर गेट इमर्जिंग फ्रॉम द होल एट द टॉप विल फॉल क्लोजर टू द बॉटल। देखो क्या बोला है, ये तीसरा जो पानी खड्डा है जहाँ से पानी आ रहा है वो पानी जो है वो बॉटल के पास गिर रहा है ना। एंड जेट और लोवेस्ट होल फॉल द फर्दरेस्ट फ्रॉम द वाटर। और जो फर्स्ट बॉटल जो फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर वहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो पानी का फोर्स जो है, प्रेशर जो है वो जब पानी बाहर आ रहा है वो क्या हो रहा है, थोड़ा सा दूर गिर रहा है बॉटल से, ठीक है। एंड ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम द टू होल एट द सेम लेवल फॉल at the same direction of the bottle. What is understood from this? At the one level the liquid pressure is same। क्या बोला है, एक लेवल पे लिक्विड प्रेशर क्या है, सेम है। एंड प्रेशर इंक्रीज एज डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीज। जिस तरीके से इस बॉटल में पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसका पानी जो है जो क्या है बॉटल से थोड़ा दूर गिर रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। समझ में आ रहा है। गैस प्रेशर देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। इफ बलून्स इज फ्लेबलेबल बाय फीलिंग द एयर बाय माउथ, है ना। आप लोग ने देखा होगा ना, फुगा जो है आप लोग मुंह से फुगाते हो तो वो पूरी साइड में क्या होता है, एक जैसा हवा क्या है वो घूमता है, पूरे एक जैसा जो है फ्लेप करता है, फूक जाता है। इफ़ पिन होल इज क्रिएटेड इन द बलून, अगर हमने खड्डा कर दिया बलून को एक पिन से, क्या होगा, लीकेज हो जाएगा, है ना। एयर लीक आउट एंड बलून डज नॉट फिलेबल फुल्ली। अब क्या होगा कि अगर छोटा भी खड्डा अगर हो गया तो वो अगर हम जितना भी हवा भरेंगे तो वो क्या बलून फूगेगा नहीं। इट रियलाइज दैट द लिक्विड गैस ऑल्सो एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर एंड इन विच इट इज़ इनक्लोज्ड। क्या बोला है स्टूडेंट, जो लिक्विड है और गैस जो है वो कंटेनर के डिपेंड होता है कि किस तरह का प्रेशर उस कंटेनर पे लगता है। ऑल गैसेज एंड लिक्विड्स हैव कॉमन नेम फ्लूइड। फ्लूइड इज अ कंटेनर एग्जिट प्रेशर फ्रॉम विद इन। फ्लूइड क्या है, कंटेनर जिससे प्रेशर क्या होता है, बाहर आता है। ओके, ऑन द वॉल एंड बॉटम ऑफ द कंटेनर अ फ्लूइड क्लोज टू द कंटेनर एग्जिट इट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट द पॉइंट विद द फ्लूइड। फ्लूइड क्या बोलता है, इंक्लोज द कंटेनर जो है वो सारा प्रेशर इक्वली क्या करता है, इक्वल डायरेक्शन में जो है वो आराम से क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट नेक्स्ट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला गया है। एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम ऑल साइड, है ना। जो हमारा अर्थ है उसके आसपास पूरी एरिया में क्या है, एयर है, हवा है। दिस लेयर इज ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, है ना। ये जो एयर की लेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर एग्जिट टू अबाउट 16 किलोमीटर हाइट। एटमॉस्फेयर जो है वो 16 किलोमीटर हाइट तक क्या है, होती है, मतलब उसकी हवा जो है, एयर जो है वो 16 किलोमीटर तक क्या रहती है। इट फर्दर एक्सटेंडेड टू अबाउट 400 किलोमीटर इन द वेरी डाइल्यूट फॉर्म। अब 400 किलोमीटर भी इसकी हवा है, लेकिन वो किस में है, डाइल्यूट फॉर्म। डाइल्यूट फॉर्म क्या होता है ना, वेरी मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एयर, मतलब बोलते हैं ना पतला। डाइल्यूट मतलब बहुत ही पतला सा फॉर्म में होता है। और प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर जो प्रेशर बनता है उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर में बनता है उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
समझ में आया? Imagine that very long whole cylinder of the unit cross sectional area is standing on the surface of earth and it contain air. क्या बोला स्टूडेंट? एक बड़ा सा होलो सिलेंडर है, ठीक है? होलो सिलेंडर समझ में आता है, लंबा सा एक सिलेंडर है जिसमें क्या बोला है, सेक्शनल एरिया मतलब बहुत क्रॉस मतलब एक हवा भरा गया है। वे देखो स्टूडेंट यहाँ पर दिया हुआ है, सी डायग्राम इज गिवन टू यू, ओके। द वेट ऑफ द एयर ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द डायरेक्शन ऑफ certain center of the earth. This means that atmospheric pressure is ratio of this weight divided by the area of surface, ठीक है? Now see the air pressure that sea level is called 1 atmosphere pressure. Air pressure decrease as one goes up in height from the sea level, ठीक है? क्या बोला है स्टूडेंट? देखो जो प्रेशर होता है सी लेवल का उसको हम लोग एटमॉस्फेयर प्रेशर बोलते हैं, और ये एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है? एक लेवल जाता है ना, हाँ सी का हाइट लेवल जाता है ना सी का, तो उसमें जो एयर प्रेशर होता है क्या होता है, वो डिक्रीज होना चालू होता है, ठीक है स्टूडेंट? सी यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज स्पेसिफाइड इन द यूनिट एम बार और हाइड्रोपास्कल HPA. The hydrospheric pressure at the point in the air is equal from all the sides. जो हवे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हवे में क्या होता है, इक्वल होता है। How is this pressure created? किस तरीके से इस प्रेशर को बनता है? If air is exit in closed container, अगर एक हवे को एक क्लोज कंटेनर भरा जाएगा, the air molecules in the random motion continuously hit the wall of the container. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्या हो जाएंगे, हवे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाएंगे, वो जो कंटेनर की वॉल होता है ना, दीवार पे क्या होते हैं, दे कंटिन्यूसली स्टार्ट रैंडम मतलब बजना चालू हो जाते हैं, मूवमेंट चालू हो जाता है उनका। इन दिस अट्रैक्शन द फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। इससे क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो कंटेनर में क्या होता है, प्रोड्यूस होने चालू हो जाता है, ठीक है? वी कंटेंसली बियर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन आवर हेड. However, the cavities in the body are also filled with the air, and the arches and the veins are filled with the blood. स्टूडेंट क्या बोला है, हमारा सर जो हम लोग प्रेशर हमारे सर पे महसूस कर सकते हैं, जो हमारी कैविटीज़ है वो हवे से भरी हुई है, और जो आर्टरीज एंड वाइन्स है वो किससे भरा हुआ है, ब्लड से भरा हुआ है. सो देयरफॉर वी डू नॉट गेट क्रैश अंडर वाटर एंड डू नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज अ प्रेशर इज बैलेंस. इसलिए जैसे हम लोग पानी में थोड़ा जाते हैं ना, कम पानी में, तो हम डूबते नहीं हैं. समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में ये सब फील है, भरा हुआ है ऑलरेडी. द अर्थ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद द हाइट फ्रॉम द सी लेवल एज शोन इन द फिगर 3.9. चलो 3.9 में देखते हैं किस तरीके से बोला गया है. Sea level or atmospheric pressure is 101 into 10 raised to 3 PA is acting on the table of top of size 1 meter square. Under such heavy pressure, why doesn't table top crumb down? Crumb down मतलब टूट के गिरना. समझ में आया स्टूडेंट? चलो आगे देखते हैं. बॉयंट फोर्स. बॉयंट फोर्स किसको बोलते हैं? टेक अ प्लास्टिक बॉटल एंड फिक्स द हाई लिड टाइटली. बोला है बॉटल लो और उसको ढक्कन लगा के बंद कर दो टाइटली. नाउ द प्लेस इट इन द वाटर एंड सी. देखो यहाँ पे पानी के अंदर डाल दो, बोला उसके अंदर क्या दिखेगा? इट विल फ्लोट ऑन द वाटर, है ना, पानी पे वो क्या होएगा, तैरेगा. ट्राई एंड पुश इन टू द वाटर. कोशिश करो उसको अंदर डालने के लिए पानी में. इवन द पुश कंटिन्यूज टू फ्लोट. जितना भी हम लोग पुश करेंगे वो ऊपर फ्लोट करेगा, है ना. दिस एक्सपेरिमेंट कैन ऑल्सो बी डन विद द प्लास्टिक होल्ड बॉटल्स. कुछ भी बॉटल्स हम कर सकते हैं. नाउ फिल द बॉटल विद द वाटर टू द
फुलिएस्ट कैपेसिटी एंड क्लोज द लिड एंड रिलीज इन द वाटर। अभी पानी की एक बॉटल लो जिसमें पूरा पानी भरा होना चाहिए और ढक्कन लगा दो और वो बॉटल को पानी के अंदर एक टब में छोड़ दो, तो क्या होगा? क्या बॉटल जो है पानी की वो फ्लूट होगी? क्या ऊपर तैरेगी? क्या नहीं तैरेगी। क्यों? द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। On the contrary, the bottle full with the water float inside the water but does not go to the bottom। देखो क्या बोला है, एक खाली बॉटल को हमने रखा जो पानी के ऊपर तैर रही थी, एक भरी हुई बॉटल हमने रखा पानी के अंदर, लेकिन वो पानी के अंदर मतलब डूबी नहीं, वो थोड़ा सा पानी के अंदर चली गई थी, लेकिन एकदम बॉटम जो ज़मीन होता है, बॉटम होता है पानी का, वो टब का, उस पर वो बॉटल जो है वो डूबी नहीं। ठीक है, द वेट ऑफ द एम्प्टी बॉटल इज इक्वल निजेबल एज कंपेयर द वेट ऑफ द वाटर इनसाइड। क्या बोला है स्टूडेंट? जो खाली एम्प्टी बॉटल है उसका जो वेट है वो कंपेयर करेंगे पानी के ऊपर के हिस्से से, क्या है वो? सेम है। Such a bottle with the water either float on the surface does not go to the bottom. This means the force due to gravity acting downwards must have balance by the opposing face in the upward direction on the bottle filled with the water. This force must have originated from the water surrounded the bottle, and upward force acting on the object in water or other fluid or gas is called buoyant force। देखो स्टूडेंट, सिंपल तरीका बताती हूँ मैं। जैसा बोला एक्सपेरिमेंट में, एक टब लो, पानी भर दो, ठीक है, खाली बॉटल उस पर रखो और एक भरी हुई बॉटल पानी के अंदर डाल दो, दोनों भी डूबेगी नहीं। क्यों नहीं डूबेगी? क्योंकि पानी के भी अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए दोनों बॉटल, खाली बॉटल तो सरफेस पे तैरेगी और भरी हुई बॉटल भी डूबेगी नहीं अंदर पूरी तरह से, वो भी क्या होगी, थोड़े पानी के बीच में क्या होगी, वो फ्लोट होगी, वो डूबेगी नहीं अंदर। समझ में आया? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? बियॉन्ड फोर्स, बॉयंट फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वाइल पुलिंग अ बास्केट फ्रॉम द वेल, आपने देखा है ना, ये यूज ऑफ ब्रेन बोला है। ये अपने कुएं में से, गांव में मोस्टली गांव वाले लोग जो है कुएं में से पानी लेते हैं ना, बकेट डाल के पानी को खींचते हैं, है ना। तो जितना कम वेट रहेगा फोर्स उतना कम लगेगा, जितना पानी ज़्यादा रहेगा जो है वो हम लोग पानी को पुल करने के टाइम उतना क्या करेंगे, प्रेशर यूज़ करेंगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। ट्राई दिस बोला है तो क्या करने बोल रहा है हमको। टेक अ पीस ऑफ थिन एल्यूमिनियम शीट एंड डीप इन द वाटर। एक एल्यूमिनियम शीट लो और उसको पानी के अंदर डाल दो, एक बकेट के अंदर। क्या होगा? नाउ शेप ऑफ पीस ऑफ एल्यूमिनियम इनटू द स्मॉल बॉटल एंड प्लेस इन द सरफेस ऑफ वाटर, इट फ्लोट, इजंट इट? क्या बोला है? अगर कुछ पीसेस होते हैं एल्यूमिनियम के, वो अगर पानी के अंदर डाल दो तो क्या होगा? एल्यूमिनियम शीट भी फ्लोट होगी और जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़े से ऊपर फ्लोट होंगे, वो एकदम डूबेंगे नहीं। ठीक है। एन आयरन नेल स्टक सिंक इन द वाटर बट वाई डजंट मैसिव स्टील शिप फ्लोट ऑन द। देखो आयरन नेल जो है वो पानी के अंदर डूब सकते हैं, थोड़ा सा वो अंदर जा सकते हैं, लेकिन आपने देखा ना शीप होती है उसके ऊपर भी तो मेटल्स लगाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो पानी पे फ्लोट होता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ हायर देन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। समझ में आया? डेंसिटी ऑफ सी वाटर और डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर की दोनों इसके वजह से दोनों एक दूसरे से अलग है। अगर सी वाटर का पानी कैसा होता है स्टूडेंट? खारा होता है। समझ में आ रहा है? सी वाटर का पानी कैसा होता है? थोड़ा सा खारा होता है। और फ्रेश वाटर का पानी आप लोग पीते हैं घर में। अभी आपने सी वाटर लिया और एक फ्रेश वाटर लिया, अगर दोनों में हमने क्या किया है, नेल्स डाला है, तो जैसा भी बताया एग्जाम्पल में, शीप जो है सी वाटर के वजह से डूबती नहीं है, और जो आयरन नेल्स होते हैं, जो कील होती है, वो फ्रेश वाटर में क्या होती है, अंदर चले जाती है। ठीक है।
In this book, you must have seen the lemon's cake in the glass filled with the water, but it flowed. When we stir in 2 spoons of the salt in water, the salty water beyond force exits and gravitational force. What is you understood from this example? The beyond force depends on 2 factors. देखो पानी एक नींबू लो, पानी के गिलास में आप डाल दो, वो ऊपर फ्लोट करेगा, लेकिन जब भी तुम उसी गिलास में 2 चम्मच नमक डाल दोगे तो क्या होगा, वो नींबू जो है वो क्या हो जाएगा, जो नींबू का पीस है वो पानी के अंदर चला जाएगा। इससे क्या हो रहा है, द बियॉन्ड फोर्स क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्जिट करता है, मतलब उसके ऊपर फोर्सफुली करता है। 2 तरीके से पता चल गया हमको। पहला, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, किससे, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट कि किस तरीके का वॉल्यूम है, और वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, डेंसिटी मतलब पानी की भी क्या डेंसिटी है, पानी की भी क्या कैपेसिटी है। समझ में आया बेटा? ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। आर्चिमेडेस प्रिंसिपल क्या है? Again, student, one experiment is given to you. Take a long rubber band and cut into the piece, 2 piece. 2 rubber band लो, 2 piece में cut करो बोला है। At and 1 into and tie, एक piece पे आप क्या करो, clean wash, ठीक है, एक rubber band लो जिसमें आप लोग एक clean जो है wash stone लगा दो, 50 ग्राम का एक पत्थर लगाने बोला है दोनों, ठीक है। Now hold the end to the rubber band and मेक अ मार्क देयर। चलो एक खड्डा एक कोने से आप क्या करो, रबर बैंड को पकड़ लो और मार्क करो कि वो स्टोन कितना अंदर जा रहा है। कीप द स्टोन हैंगिंग इन द एयर, हवे में उसको क्या करने लगो, हैंग करने लगो। मेजर द लेंथ ऑफ द रबर बैंड फ्रॉम द स्टोन ऑफ द मार्क मेड अर्लियर। Now take a water in the pot and hold the rubber band at such height that the stone sink in it. Again measure the length of the rubber band up to the mark. What is observed? This length is shorter than the earlier length. While dipping the stone in the water, the length of the sketched rubber gets slowly reduced and minimum when it's done completely. What could you reason for the stronger length of the rubber band in the water? अब देखो स्टूडेंट, मैं सिंपल बताती हूँ। एक रबर बैंड लो, ठीक है, उसके एक एंड में पत्थर बांध दो और उसको आप हवे में तैरने लगाओ, पकड़ के खड़े रहो, तो क्या होगा, जितना हवा है और पत्थर का प्रेशर है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, रबर बैंड को रबर बैंड जो है उतना देर तक क्या होगा, वो तना रहेगा। अगर उसी जगह पे आप पानी भर दो, किसमें, एक टब में, और फिर आप देखो कि अगर ये रबर बैंड जो है वो पानी में ज़्यादा देर तक एक्सटेंड होता है क्या, नहीं होगा। समझ में आया? ये क्या है, ये सब है किसके वजह से हो रहा है, ये बॉयॉन्ड फोर्स के वजह से हो रहा है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स पे एक्सिट करता है। When some stone is in the water, beyond force act on the upward direction. जब कोई पत्थर जो है पानी में तैरता है, इसका मतलब है कि बॉयॉन्ड फोर्स जो है वो ऊपर है। The weight of the stone act downward, therefore the force will act on the under downwards direction is effectively reduced. अब जब कोई जो स्टोन ज़्यादा वेट का है और पानी के अंदर रहता है, इसका मतलब क्या है, उसका जो डायरेक्शन है, जो फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। बॉयॉन्ड फोर्स जो है वहाँ पर क्या होगा, कम होगा। हाउ मच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयॉन्ड फोर्स इज द सेम फॉर द लिक्विड, इज द बॉयॉन्ड फोर्स इक्वल टू द मैग्नीट्यूड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट, आंसर दिस क्वेश्चन बाय एम्बॉडीज। वेरी गुड एग्जाम्पल्स दिया गया है हमारे पास ये आर्चिमेडिस प्रिंसिपल ने। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन फ्लूइड, a force beyond C act on in upward direction. आधा या पूरा फ्लूइड अगर कोई चीज़ होती है तो बॉयॉन्ड फोर्स होता है वो ऊपर के तरफ होता है। समझ में आया? द फोर्स इज इक्वल टू द हाइट ऑफ फ्लूइड डिस्प्ले ऑन द ऑब्जेक्ट। सेम फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट जो हवे आधा तैरता है पानी के ऊपर और जो पानी के अंदर होता है। ठीक है स्टूडेंट,
दिस इज़ द आर्चिमेडिस, इसका फोटो एक साइंटिस्ट है, इसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इसने पाई की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट किया गया है। ही नोन फॉर द लीवर, पेने, व्हील्स, द फिजिक्स। ओके बेटा, ये जो आर्चिमेडिस प्रिंसिपल्स है बहुत बड़ा है, जो आपको 8th में बस थोड़ा सा बताया गया है, ज़्यादा नहीं है। जब आप लोग 12th में आओगे ना तो आपको बहुत सारे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन रहेगा। चीज़ डेंसिटी का मैं आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। सी स्टूडेंट, इसको लेसन में कुछ न्यूमेरिकल्स है, ये से न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, टेक केयर। इसे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने होंगे। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा उम्मीद करती हूँ मैं। ओके, बाय।